WS सर स्टार्ट कर दी। चलो ठीक है। गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे प्रैक्टिकली माइंड फील्ड भी है और फील्ड भी है। यदि दो फील्ड है तो फिर पार्टिकल का जो मोशन है वो किस तरह से काम करेगा, इसी बारे में बातचीत करना था। ठीक है। आवाज आ रही है अब क्लियर? चलिए, यस सर आ रही है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिचुएशन जिसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल था और चार्ज पार्टिकल जो है आपके, तो वीडियो शुरू ही हुआ ब्लर हो गया। अभी ठीक है? रुक जाइए 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाइए। क्लियर होगा तो बताइए। क्यू लिए जिसका वैल्यू क्यू है और मास एम है। ये चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट पे है। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा आपका। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ये सारा सिचुएशन आपका CRQ नंबर 20 में एक्सप्लेन है क्वेश्चन के बाद। एक्चुअली एक कंडीशन है जिसे डिस्कस करना जरूरी है। समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट, तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड सर्कल विद डॉट ये पूरे प्लेन में है और ये जेड डायरेक्शन में, सर्कल विद डॉट का मतलब ये इट इज इन जेड डायरेक्शन। तो एक चीज वाई डायरेक्शन में और एक चीज जेड डायरेक्शन में। वाईफाई और करके किया उसको ऑन होने में 2-3 मिनट लगता है। तो ये मोबाइल डेटा से चल रहा है इसीलिए। ये 2 मिनट ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ वाईफाई ऑफ करके ऑन किया, ऑन हो जाना।
ध्यान दीजिए, वी हैव कंसिडर्ड अ सिचुएशन, हम लोग ऐसा सिचुएशन लिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन, ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट पर है, यहाँ ओरिजिन पर आपको दिख रहा है, ठीक दिख रहा है? अभी भी ब्लर है? थोड़ा क्लियर हो गया है? अच्छा, हेलो, हेलो, चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लिए गए हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, ठीक है? तो हम लोग ध्यान देते हैं, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर and charge is at rest. Charge is at rest. ये heading दे दो। हेलो, ऑफ करके वाईफाई पर ऑन किए, क्या करें बोलिए आप? हाँ हाँ, तो वाईफाई अभी ऑन हुआ तो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अभी नेटवर्क आता जाता है तो चलिए देखिए, जैसा होगा उस समय सीधा से रिपोर्ट दे देगा। 2 मिनट हो जाता है, उधर बढ़ा लेंगे 10 मिनट। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर एंड चार्ज इज एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और चार्ज जो है वो रेस्ट पर है। इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड will not exert any force. शुरू में मैग्नेटिक फील्ड will not exert any force, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, will accelerate charge along y axis, along y axis as charge gains velocity, the magnetic field exert force on it, and particle will move in XY plane। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल पे जो भी फोर्स लगता है वो हमेशा परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स लगता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए जो भी चार्ज है वो एक ऐसे प्लेन में मूव करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन हुआ XY प्लेन।
इस कारण से चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्स वाई प्लेन में ही चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल को जो वेलोसिटी मिलेगी उसमें कुछ कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकता है और कुछ कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग हो सकता है, लेकिन जेड एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पार्टिकल को वाई एक्सिस के अलोंग ले जा सकता है, तो उससे भी जो वेलोसिटी आएगी वो वाई डायरेक्शन में ही होगी। तो अगर पूरे कंबाइंड मोशन का बात करें तो पार्टिकल के पास यहाँ पर जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी वेलोसिटी के कंपोनेंट नहीं होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके पास कुछ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है और कुछ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। ये बात मानने में कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर जेड कंपोनेंट नहीं होगा, इसीलिए उस बात को नहीं लिखा गया। इतना पहले कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए जेड कंपोनेंट क्यों नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर एंड चार्ज इज एट रेस्ट, यही हेडिंग है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वाई डायरेक्शन में, और ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन, सर्कल विथ अ डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं है? हाँ, ये सेकंड केस है। तो अब इस केस में दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, तो ये पार्टिकल को वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। इसके कारण पार्टिकल के पास जो भी वेलोसिटी आएगा उसके पास वाई कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पार्टिकल ऐसे प्लेन में चलता है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के कारण पार्टिकल का जो प्लेन ऑफ मोशन होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा। तो पार्टिकल का जो भी मोशन होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा, जेड डायरेक्शन में इसके मोशन के कोई भी कंपोनेंट नहीं हो, इसीलिए जेड कंपोनेंट यहाँ पे 0 लिया गया है। अब यहां तक अगर आप लिख लिए हैं तो आगे बढ़े। सभी बच्चे लिखें। अब थोड़ा इसे समझने का कोशिश करें। ये चार्ज पार्टिकल जो है वो पहले मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा क्योंकि उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं, लेकिन जैसे ही थोड़ी वेलोसिटी आती है तो वेलोसिटी इधर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स इधर लगेगी। नतीजा ये हुआ कि इस तरह के एक पाथ में गए, ये सर्किल हो गया। जैसे ही यहाँ तक जाता है तो इसकी स्पीड और बढ़ चुकी होगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर से वापस यहाँ ले, यहाँ के वेलोसिटी फिर से 0 हुई है, फिर से इसी तरह से बात जाए। इसी तरह का सिचुएशन जो है रिपीट हो रहा है। मोशन शुरू हुआ ओरिजिन से, ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि कंप्लीट सर्किल क्यों नहीं हुआ, पूछ सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि ओ से शुरू हुआ तो सी पे आके फिर से रेस्ट हो गया। ओ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऊपर लगा। याद कीजिए, मैग्नेटिक फोर्स के कारण कभी भी वर्क नहीं होगा।
ये पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं सकता है ना कम कर सकता है। यहाँ पर इसे काइनेटिक एनर्जी देने का काम किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये वर्क कर रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट पर हुआ, तो यहाँ पर इसके पास एक मैक्सिमम वेलोसिटी हो। ये अपोजिट आना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव वर्क किया था वही निगेटिव वर्क करना शुरू कर देगा। अगर O और C के अलोंग हम y कोऑर्डिनेट को देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट y कोऑर्डिनेट के अलोंग कितना हो गया? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना हो गया? 0। मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क कर नहीं सकता, तो जैसे ही C पे वापस पहुंचेगा फिर से इसके जो स्पीड है वो 0 हो जाएंगे और ये मोशन फिर से रिपीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसका मोशन जो है वो साइक्लोइडल कहलाता है। मतलब कैसा मोशन होगा एक देखना चाहते हैं, व्हील को ले लीजिए। क्या ले लें? व्हील। वो प्योर रोलिंग कर रहा है, बता दे रहा हूं। पहले मोशन समझ लीजिए, साइक्लोइडल होगा। किसके समान होगा? एक व्हील में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो पार्टिकल है उसका जैसा मोशन होता है। जैसा हवा भरने वाला नोजल होता है व्हील में, पूरा व्हील एक चक्कर लगाता है तो नोजल कभी भी उस व्हील को तोड़ के नहीं निकल पाएगा। नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, एक कंप्लीट चक्कर, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा। इस तरह के पाथ को साइक्लोइडल। रिक्वेस्ट है एक बार और समझाइए। यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे एक्सेलरेट करता है ऊपर, वेलोसिटी आई, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाना शुरू किया जो इसे एक्स वाई प्लेन में घुमाने का कोशिश करता। अब पार्टिकल O से चलते हुए A तक पहुंचे तो स्पीड मैक्सिमम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव वर्क किया। जैसे ही A को क्रॉस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वर्क करना शुरू कर देता है। जब से वापस C पर पहुंच जाएगा तो टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मैग्नेटिक फील्ड किसी तरह से एनर्जी दे नहीं सकता है, काइनेटिक एनर्जी। जो भी एनर्जी दी गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा दी गई। C पर पहुंच के Y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, Y के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो O पे भी काइनेटिक एनर्जी 0, C पे भी काइनेटिक एनर्जी 0। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फोर्स का। तो फोर्स अगर पार्टिकल पर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा Q V क्रॉस V प्लस Q E। ये मानने को बिल्कुल तैयार है। इसी चीज को लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Q V की जगह लिखेंगे V x I कैप V y j कैप क्रॉस V k कैप प्लस Q E j। तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन लिखते हैं तो ये आ जाएगा Q बाई M इंटू V V x I क्रॉस K माइनस G प्लस Q V V y बाई M I J क्रॉस K प्लस I प्लस Q E बाई M इंटू G। इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट, QV बाई M इंटू डी वाई आई का प्लस Q बाई M E माइनस बी वी एक्स। अगर यहां से देखा जाए तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आपको निकल जाएगा, या वाई डायरेक्शन में पहले इट विल बी QV बाई M इंटू वी। और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखें तो ये Q बाई M E माइनस बी वी। ये दोनों डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन निकल गए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने का क्या तरीका होता है ये समझ लीजिए। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो नीचे इक्वेशन दिया है
उससे एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर अपने को क्या मिलेगा, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा। आइए डिफरेंशिएट करके देखें। इसी एक को हम लोग लिख सकते हैं dvx by dt, ये q by m, ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस बी सबस्क्रिप्ट x। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए डिफरेंशिएट। ये निकल के आ गया d2vx अपॉन dt स्क्वायर, ये q by m, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्वांटिटी डिफरेंशिएशन 0, और यह dvx by dt। अब अगर इसे देखते हैं तो d2vx by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस qv by m। dvx by dt की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए। अच्छा, मैं यहाँ गड़बड़ कर दिया, ax होगा ये और ये होगा ay। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये dvx by dt की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, ये आ जाएगा qv by m। ये इक्वेशन को देखा है। एक इक्वेशन जानते हो गए SHM का, d2y by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, याद है इक्वेशन ऑफ SHM। इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि जहां डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी जगह वेलोसिटी। इसे लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग करते हैं। बोर्ड पे जगह खत्म हो गई। ये फिगर मिटा करके लिख सकता हूँ, फिगर कॉपी तो कर ही लिए होंगे आप लोग, फिगर तो कॉपी कर ही लिए होंगे। ये जो फिगर है ये ड्रॉ कर लिए होंगे, इसे मिटा सकते हैं। चलिए, अब अगर उसे मिटा दिए तो हम लोग बड़ा आराम से लिख सकते हैं। ये d2vy by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा क्या हो गया, dy। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी, dy विल बी ए साइन ओमेगा टी। ये लिख सकते हैं। अब एक बार और इसे डिफरेंशिएट कर, ये निकल गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब जब टाइम 0 है तो dy क्या था, 0, और टाइम 0 है तो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में लग रहा है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 0 की वैल्यू 1, ओमेगा की वैल्यू आप लिख दीजिए qv by, बड़ा लिख देते, और 0 की वैल्यू a इक्वल टू निकल गया e by।
से कॉपी कर लीजिए। मैथ अभी आप लोग पढ़े नहीं है, इसलिए नहीं पता चल रहा था। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लीजिएगा तो पता चलने लगेगा, सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है। और एक्सेलरेशन जो है डिफरेंशिएट करने के बाद ही आता है वेलोसिटी को, इतना तो पता ही है। अब यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है, इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो फिजिक्स में तो कोई चीज नहीं मिलती है, पर हाँ एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाता है। तो इसके स्टेप को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसे दो अलग अलग इक्वेशन मिले, उनको ऐसे सॉल्व करना है। यदि कॉपी हो गया हो तो आगे बढ़ो। चलिए, अभी कुछ बच्चे रुकने के लिए बोल रहे हैं, रुक जाइए, साइड हो जाता। ये मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का यही लास्ट केस है, इसके बाद आपको नहीं है। When t equal to 0, ay equal to qt by m, जब टाइम 0 है तो पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, और जब वेलोसिटी नहीं है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा qt, और फोर्स को यदि मास से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन के लॉन्ग है, तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन के लॉन्ग होगा। अब अगर क्लियर हो गया तो लेफ्ट साइड मिटा दो, बोर्ड पे जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है राइट छोड़ देते हैं, लेफ्ट वाला मिटा दो। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या किया जा सकता है। यहाँ बड़ा सिंपल सा मामला है। हम लोग इसी a की वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 6 लिखे हैं वी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, उसमें पुट कर देंगे। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a इन आवर इक्वेशन नंबर 6, उसमें हम इसे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद देखते हैं क्या होगा। लास्ट स्टेप में a इक्वल टू e बाई बी, ये क्यू कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं यहाँ पर, आप ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा। ये q से q कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, a इक्वल टू e बाई बी बच गया। ये ए वाई इक्वल टू क्यू ई बाई एम ये लिखा हुआ है, ए इक्वल टू ई अपॉन बी, और यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि टी की वैल्यू आप 0 रख रहे हैं और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। इक्वेशन नंबर 6 कैसे लिखी, हाँ बता देता हूँ।
एक इक्वेशन नंबर 6 कैसे लिखी है पूछ रहे हैं। आप पढ़े होंगे एसएचएम में d2y बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका इक्वेशन लिखते थे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। यहाँ y की जगह बस क्या है v d2 vy बाई dt स्क्वायर, तो हम लिख दिए इसी पैटर्न पर vy इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। समझ में आ गया ये बात कि अगर कोई एसएचएम का इक्वेशन है तो उसका इक्वेशन कैसा हो सकता है। और t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए इनिशियल फेज 0 एसएचएम। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया, इसको चाहिए तो आप बॉक्स में रख सकते, हो सकता है आपको फ्यूचर में रेफरेंस में काम आ जाए, कभी भूल जाए तो ऐसा बॉक्स में ले लें। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर vy इक्वल टू a sin ओमेगा t लिखे। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो अभी पूछ लीजिए। एनीबडी हैव टू आस्क एनीथिंग? आप चाहिए तो अभी पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। फिर हम लोग यहाँ पर इस a की वैल्यू को, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है, इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करना। इक्वेशन नंबर 6 vy जो निकल के आ गया दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन ओमेगा टी। ये अपने को y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गई तो y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर vy की वैल्यू रख देंगे तो x के अलोंग एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। इसी vy को लिखा जा सकता है dy बाई dt e अपॉन b साइन ओमेगा टी। यहाँ से dy e अपॉन b, ये साइन ओमेगा टी, और इस dt को राइट साइड ले आएंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे। जब टाइम 0 है तो y कोऑर्डिनेट 0 है, टाइम t गुजर गया तो y कोऑर्डिनेट कुछ y आ जाएगा। यहाँ इंटीग्रेट करने पर ये y कोऑर्डिनेट e अपॉन ओमेगा बी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से t तक। यहाँ पर ये निकल के आ जाएंगे y कोऑर्डिनेट e अपॉन ओमेगा बी 1 माइनस कॉस ओमेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट। वैल्यू काइनेमेटिक्स में ही पढ़े होंगे कि अगर वेलोसिटी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वेलोसिटी को आप dy बाई dt लिख सकते हैं। दोनों तरफ dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, तो इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी दिया है, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना, फिर इंटीग्रेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। यहाँ वेलोसिटी मिल गई, इसे dy बाई dt लिख सकते हैं। दोनों साइड dt से मल्टीप्लाई कर दी, इधर dy बच गया, e बाई b साइन ओमेगा t। तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस और t के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, इसलिए ओमेगा यहाँ। हाँ, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या यूज किया बता रहा हूँ। जैसे साइन
एक्स डी एक्स का अगर आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 की जगह पर क्या है ओमेगा और t की जगह पर x की जगह पर t है। समझ गए? जैसे यहाँ 2 है जैसे ही 2 की जगह ओमेगा है, जैसे यहाँ x है वैसे ही यहाँ t है। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा यहाँ। अब यदि लिख लिए हूं तो आगे बढ़े, इधर राइट साइड बिटा ये पोर्शन। यहां देख रहे थे हम लोग कि x बराबर क्या मिला है, ये लिखे हैं ax बराबर, देखिए तो सही लिखा हूं ax बराबर क्यू बी बाई एम इंटू वी वाई, सही है बिल्कुल, है ना। अब वी वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और ax को लिख सकते हैं डी वी एक्स बाई डी टी, ये क्यू बी बाई एम, और वी वाई की वैल्यू पी अपॉन बी साइन ओमेगा टी। ये b से b कैंसिल हो गए। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो vx निकल जाएगा, ये क्यू अपॉन एम, ये साइन ओमेगा टी। चलिए इंटीग्रेट, जब टाइम 0 है तो ये 0, टाइम t गुजर गया तो ये vx, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ये vx क्यू बाई एम। इस बार आपको इंटीग्रेशन में तकलीफ नहीं होना चाहिए, सेम इंटीग्रेशन। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ 0। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख देंगे हम, ये क्यू बाई एम, ओमेगा की वैल्यू क्यू बी बाई एम, और 0 की वैल्यू 1 कॉस ओमेगा, ये क्यू एम क्यू। dx की वैल्यू निकल गई e बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो इस तरह से वेलोसिटी निकल जाएगी। डायरेक्टली वी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फिर डायरेक्टली वी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ही एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट मिला है, और जब एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट मिला है तो उसे dvx बाई dt लिख सकते हैं। dt को दूसरे तरफ ले जाके इंटीग्रेट करें तो vx मिले। अब vx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, फिर dt को दूसरे तरफ ले जाके फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अगर ये मिटा तो ऊपर जो फार्मूला लिखे हैं इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी vx को हम लोग dx बाई dt लिख सकते हैं। इधर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड e बाई b 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। अब अगर dx e बाई b 1 माइनस कॉस ओमेगा टी dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे 0 p x, लेफ्ट साइड में x e अपॉन b, इसका इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी अपॉन ओमेगा
0 से t तक x कोऑर्डिनेट निकल गया कि अपॉन ओमेगा बी ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा। सारे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सभी कुछ निकल गया। तो तरीका क्या है, एक बार दोहरा लेते हैं। पहले हमने फोर्स निकाला, फोर्स से एक्सेलरेशन निकल, वेक्टर फॉर्म में उस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट लिए, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। उसके बाद देखते हैं कि वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो और एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो दोनों एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग वाई डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो वेलोसिटी के लिए एसएचएम का इक्वेशन आ जाता है। उससे वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गई, फिर वाई कोऑर्डिनेट भी मिल गया, और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की इक्वेशन में रखें तो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मिल गया। फिर उससे वाई एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गई, क्योंकि एक्स को हम लोग dvx by dt लिख सकते हैं। फिर vx मिल जाने के बाद vx को dx by dt लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेट करने पर x कोऑर्डिनेट मिल गया, सब कुछ निकल गया कुछ। तो इसमें जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो सिंपल है। पहले प्लेन डिटरमाइन कीजिए किस प्लेन में पार्टिकल चलेगा, फिर उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कीजिए, फिर ax और ay को कैलकुलेट कीजिए। फिर आपको एक इक्वेशन मिल जाता है, किसी एक इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें दूसरे वाले की वैल्यू पुट करेंगे, आपका रिजल्टेंट इक्वेशन का जो फॉर्म हो जाता है वो d2vy by dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर vy के रूप में आ जाएगा, जो कि एसएचएम का इक्वेशन है। और इससे एसएचएम का इक्वेशन मिल जाता है v इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, dy इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। यहाँ पर से आप a निकालते हैं, वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई। फिर तो आसान है। यहाँ पर ये जो ओमेगा निकला है, इस ओमेगा की वैल्यू क्यूबी बाई एम है, इसको पुट कर दिया गया है। यहाँ जो ये ओमेगा है, देखेंगे इस इक्वेशन में ओमेगा नहीं है, उसकी जगह पर क्यूबी बाई एम है। तो ये क्यू क्यू कट गए, एम से एम कट गए, ई बाई वी बच गया। ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया ई बाई वी 1 माइनस कॉस ओमेगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 8 and 10 are parametric form. Are parametric form of cycloidal motion. क्या मतलब हुआ इस बात का? दैट इज मोशन ऑफ पार्टिकल is similar to a particle on surface of a wheel performing pure rolling motion. तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा? एक ऐसे पार्टिकल की तरह जो व्हील पर है, ऐसी व्हील जो प्योर रोलिंग मोशन कर रही हो जाएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब ये यहाँ से इस सरफेस से चला,
ऐसे आया, फिर चला, फिर ऐसे आया, फिर चला, फिर ऐसे आया। ये ओ से मोशन शुरुआत हुआ, ये पॉइंट ए, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। तो स्पीड ए पे, डी पे, एफ पे मैक्सिमम हो, ओ पे 0, सी पे 0, ई पे 0, जी पे 0। ये आपका सीआरक्यू का क्वेश्चन नंबर 20 भी है। कॉपी हो गया यहाँ तक? एक सवाल है, कंप्लीट सर्किल क्यों नहीं होगा? ओ पे स्पीड 0 है पार्टिकल की, सी पे आके फिर से 0 हो गए, फिर से मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स गायब हो गया बीच में। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसे सी से फिर से एक्सेलरेट करना शुरू करेगा ऊपर की तरफ, फिर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिर आधा घुमाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर नहीं पाता है, वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। इट इज नेवर गोइंग टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगले कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़े, लिख लिए सभी बच्चे? कुछ पूछना है अभी और तो और पूछ लीजिए, बता देता हूं। एनीबडी हैज टू आस्क एनीथिंग राइट नाउ? अभी पूछ लीजिए। नहीं, क्लियर हो गया मतलब आप लोगों को, ये मान के चले। अगला हेडिंग दे दीजिए, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अभी तक जो भी सिचुएशन देखे हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन यूनिफॉर्म। अभी हम लोग ऐसा केस बात कर लें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म। थोड़ा डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होने से ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा। हम लोग आ जाते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप इसे थर्ड केस भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हेडिंग दे दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इज सम फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा है। इसमें पहला सिचुएशन है, तो क्या अब पार्टिकल का जो पाथ होगा, पार्टिकल की जो स्पीड है वो बदलेगी कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड एक्स का फंक्शन है, तो क्या पार्टिकल की स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोला, स्पीड बदलेगी या नहीं बदलेगी? आंसर हाँ या ना? स्पीड आकाश का सही जवाब है। मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर सकता है? नहीं। जब वर्क नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा? नहीं। और जब काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी तो स्पीड बदलेगी? नहीं, स्पीड तो नहीं। ये बात तो यहाँ पर एकदम क्लियर है। डायरेक्शन बदलेगा? हाँ, डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा।
दूसरा सवाल, अब चलिए, अब डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड नहीं बदल रहा है, तो क्या पाथ अभी भी सर्कुलर होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर, या उससे अलग होगा? कर्विलिनियर पाथ हो जाएगा, अब सर्कुलर तो नहीं होगा। एंगल 90 डिग्री है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री, लेकिन अब जो फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल, वो होता है QVB, और B की वैल्यू लगातार बदल रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स बदल रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हर समय चेंज होगा। जब रेडियस लगातार बदले तो कर्विलिनियर पाथ हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर नहीं। तो हम लोग इन दोनों पॉइंट को लिख लेंगे। यहाँ पर पहला, द चार्ज पार्टिकल will move with uniform speed, in a curvilinear path. ये बात समझ में आ गई आपको? यदि समझ में आ गई है तो लिख लीजिए, ऐसे ही लिखना और समझने के बाद लिखना, दोनों में फर्क होता है। पार्टिकल के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट तो चेंज होंगे, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होगा। तो चार्ज पार्टिकल विल मूव छूट गया, यहाँ पर विल मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विल मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ कर्विलिनियर पाथ। मूव मिसिंग था, इसलिए थोड़ा मीनिंगलेस लग रहा है। The charge particle will move with uniform speed in a curvilinear path. एक एग्जाम्पल इस पर हो जाए तो ये भी समझ में आ जाएगा। क्या बोलते हैं, किया जाए? यदि लिख लिए हैं तो करते हैं। सभी बच्चे लिख लिए हैं, एक लाइन तो लिखना है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं। आप देखिएगा आपके CRQ का क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर क्या देता है कि एक यूनिफॉर्म वायर है जिससे करंट आई पास कर रहा है, आप मान सकते हैं, और इससे x दूरी पर एक चार्ज Q है, इसका मास m है, इनिशियल डिस्टेंस यह है, x नॉट दिया हुआ है। चार्ज पार्टिकल को इधर एक वेलोसिटी v नॉट दे दी। बोलेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आप ये सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट आई, particle having a positive charge Q and mass m kept at a distance x naught from the wire is projected toward it with a speed v. Find closest distance of approach. बात अगर मैग्नेटिक फील्ड की करें तो इनवर्ड होगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2kI/x। 2kI कांस्टेंट आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, रेडियली इनवर्ड है। जैसे जैसे x की वैल्यू कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो इस तरह का पाथ होगा। यहाँ पर जो इसके पास जो वेलोसिटी हुई वो क्लोजेस्ट होगी। यही दूरी आपसे x1 पूछ रहा है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस d? यही दूरी d क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आया?
जब यहाँ पे पास कर रहा होगा इसके पास कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में एक्स में नहीं है, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी पूरी पूरी v नॉट के बराबर ही होगी, क्योंकि पार्टिकल का स्पीड तो बदलना नहीं, चाहे कितनी भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, स्पीड तो बदलना नहीं। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन। तो चार्ज पार्टिकल का जो प्लेन होगा वो जेड के परपेंडिकुलर यानी कि एक्स वाई। तो पार्टिकल के पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स और वाई, उन्हीं को लिख लिया जाए। हाँ, माइनस जेड डायरेक्शन है, माइनस जेड भी एक्स वाई के परपेंडिकुलर ही होता है। जेड डायरेक्शन माइनस जेड हो चाहे प्लस हो, दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन एक्स वाई ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को देख करके इतना तो कह ही सकते हैं, जो प्लेन ऑफ मोशन है पार्टिकल का वह एक्स वाई प्लेन है, पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी हो सकती है। आपको कोई एतराज नहीं होगा इस बात से। अब हम लोग फोर्स निकालेंगे। फोर्स इज क्यू वी क्रॉस बी, ये एफ, ये क्यू, वी एक्स आई, वी वाई जे, मैग्नेटिक फील्ड 2k i बाई एक्स, डायरेक्शन माइनस के। ये k का कंफ्यूजन इससे मत क्रिएट कीजिएगा। अब चाहिए तो k को हटा के म्यू नॉट बाई 2 पाई लिख दें। यदि कंफ्यूजन हो रहा है इसके से तो आप म्यू नॉट बाई 2 पाई लिख लीजिए। इसी फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ये वेलोसिटी जो है वो क्या मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। वी एक्स और माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ आ गया वी एक्स बाई एक्स आई माइनस के, जे डायरेक्शन में आ जा रहा है, और एक और टर्म मिलेगा म्यू नॉट आई क्यू बाई 2 पाई एक्स, ऊपर में वी वाई जे क्रॉस माइनस के। यहां से हम लोग कुछ लिख सकते हैं, एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ये वाली चीज हो जाएगी। इस आई कैप के कोएफिशिएंट को देख के बोलते हैं म्यू नॉट क्यू आई वी वाई बाई 2 पाई एम एक्स, ये एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। इसी एक्स को आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं वी एक्स वी एक्स बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा म्यू नॉट, ये पूरा आप क्यू आई इन सबको हटा के अगर लैम्डा मान लें, ऐसा एक लाइन और लिख लीजिए फिर आगे बढ़ो। ये पूरा बड़ा सा टर्म कैरी नहीं करना। इसी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स वी एक्स बाई डी एक्स माइनस लैम्डा वी वाई। इधर डी एक्स है और इधर वी वाई है, प्रॉब्लम इसी से होगा। जानिए एक बात, स्पीड नहीं बदलेगा,
हम लोग ये बात तो कह ही सकते हैं, स्पीड विल नॉट चेंज। x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू स्पीड का स्क्वायर।